audio platform. A very good afternoon to everyone. I'm here to present this PPT on the topic cryptocurrency. And before I start, I would like to ask a question to everyone that यहाँ पे कितने लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पता है? सिर्फ 2 जनों को, 4। थोड़ा नॉलेज है या फिर सिर्फ बेसिक ही पता है, लाइक कि बिटकॉइन होता है और ये सब है? ठीक है, ठीक है। ये क्रिप्टोकरेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी यूज करती है फॉर सिक्योरिटी, और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करती है। एंड इसके पीछे का मतलब मेनली थॉट प्रोसेस ये था कि जो आप पेपल किसने यूज किया है यहाँ पे, या सुना है किसी इसके बारे में? पेपल क्या चीज है? पेपल एक तरीके का आप इंटर कंट्री अगर आप कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो आप पेपल के थ्रू कर सकते हो उसको, और पेपल अपना कमीशन लेता है 2.8 to 3.5% की बीच के अंदर, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, एंड आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो मेनली ये जो कमीशन है इसको वाइप आउट करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी यूज करी गई थी कि आप क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होगा, और आप हैवी पेमेंट करते हैं तो वो फुल पेमेंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा बाय द अमाउंट। बेसिकली यही है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस। एंड सेकेंडली ये डिसेंट्रलाइज लेजर पे काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइज लेजर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी सपोज ए एंड बी है, और ए ने बी को अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कराया, कोई भी बिटकॉइन सेंड कराया किसी ने, तो वो सभी लोग जितने भी नेटवर्क के अंदर है उसको आप देख सकते हैं। जितने भी फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर एक ग्रुप बनाते हैं और नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उनको नोट्स कहा जाता है, एंड वो सारे नोट्स पे आप ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किसी ने भेजा है, और सबका लेजर सारे नेटवर्क नोट्स पे मेंटेन रहता है, तो वो सारा देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज है ये। सेकेंडली ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन प्रोसेस ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप बिटकॉइन या कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको लेने में 2 से 3 दिन लगता है, तो 2 से 3 दिन वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का यहाँ मतलब है कि जो भी नोट्स है, जो भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, उन सारे नोट्स पे वो सारे नोट्स वेरीफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट है ना, फेक तो नहीं है ना, कोई स्कैम तो नहीं है। और ये होता कैसे है? ये माइनिंग के थ्रू होता है, जो आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। सेकेंडली टाइप्स ऑफ क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया। आई होप सबको पता होगा, मतलब वो से सुना तो होगा यहाँ पे सबने। यस या नो? नाइस। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बता देता हूँ जिसपे ये ऑपरेट करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेनली ब्लॉक्स होते हैं जो एज अ चेन में कनेक्टेड होते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर है ना कुछ ब्लॉक ग्रुप ट्रांजेक्शन को ग्रुप ही करती है, और हर एक ब्लॉक में दिया जाता है हर उस ब्लॉक के अंदर, और ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल्स होती है। और सेकेंडली जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक कनेक्ट होता है तो उसको ऑल्टर भी कर सकते हो आप, जैसे मतलब ब्लॉक के थ्रू चेन में नहीं, तो आप कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि यार इसको आप ऑल्टर क्यों नहीं कर सकते? ऑल्टर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हैश की होती है वो एक रैंडम नंबर होता है, रैंडम अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो बहुत 16 to 17 डिजिट्स का होता है, आई गेस जहाँ तक मैं समझू 16 to 17 डिजिट्स का ही होता है, और वो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग बनता है, और उसका रेफरेंस जो है वो सेकेंडली आप ब्लॉक में देते हो, इसकी वजह से ये जो चेन बनती है वो अनऑल्टरेबल हो जाती है, जिससे सिक्योरिटी काफी एनहांस हो जाती है। तो मेनली ब्लॉक चेन यही है। सेकेंडली हम माइनिंग, इसके थ्रू आप जो भी ट्रांजेक्शन आपने ब्लॉक चेन पे किया है वो ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट है या नहीं है वो नोट वेरीफाई करता है। नोट मतलब जो कंप्यूटर है अपने नेटवर्क के अंदर। तो माइनिंग एक प्रोसेस है वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शन एंड एडिंग देम टू द ब्लॉकचेन। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटेशनल पावर होती है। अगर आप जैसे आप इसमें देख पा रहे हो साइड में पिक में भी जो है इक्विपमेंट लगा रखा है अपने लैपटॉप के पास में, तो वो लैपटॉप के साइड में जो इक्विपमेंट है वो एक कैलकुलेशन इक्विपमेंट है, जो इसके एल्गोरिदम्स होते हैं माइनिंग के, बिटकॉइन के अलग होते हैं, इथेरियम के अलग होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसको ये फास्टली सॉल्व कर पाता है, तो जो जल्दी सॉल्व कर देता है उसको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन भी मिलता है, या फिर आप जो भी माइन कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलती है, और आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हो, और जैसे ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाती है वो ब्लॉक आपका ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। चलिए प्रूफ ऑफ बिटकॉइन, ये एक एल्गोरिदम है, बिटकॉइन का एल्गोरिदम है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ए और बी 2 पर्सन है, अगर ए ने बी को कोई भी ट्रांजेक्शन मिल जाए, ए ने बी को कुछ भी बिटकॉइन सेंड किया, तो प्रूफ ऑफ एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू वेरीफाई करते हैं जो माइनर्स होते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, जो माइन कर रहे हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, और जो जितनी जल्दी सॉल्व कर देता है
वो उसको एज अ बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिल जाता है। सेकेंडली वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर देता है और ब्लॉक चेन के अंदर आपका एक ब्लॉक ऐड हो जाता है। सेकेंडली चूजिंग द राइट क्रिप्टो करेंसी टू माइन, आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जैसे प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो, जैसे बिटकॉइन माइन कर रहे हो या पाइकॉइन माइन कर रहे हो, तो उसकी आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए बिफोर माइनिंग। सेकेंडली उसकी मार्केट डिमांड भी चेक करनी चाहिए। टेक्निकल चीजें भी होती है कि कितना उसमें टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी आपकी उसको माइन करने के लिए। माइनिंग और प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जैसे माइन करते हो तो इसके अंदर मैंने बताया अभी कि इक्विपमेंट हैवी हैवी चीज होता है, तो उसके अंदर इक्विपमेंट की क्या कॉस्ट आएगी। सेकेंडली वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, वैसे प्राइस क्या चल रही है अभी मार्केट के अंदर। सेकेंडली एफिशिएंसी ऑफ माइनिंग हार्डवेयर। सेकेंडली ये वही बता रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट रहेंगे वो क्या क्या आप लोग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी कंपोनेंट है अपने ब्लॉकचेन का। ये इसके अंदर आप ऑटोमेट कर देते हो। कभी कभी अगर आपने किसी ने इसमें आपने वॉलेट यूज किया बाइनेंस का या फिर वजीर एक्स का जिसपे आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो, किसी ने नहीं किया वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बॉट का, जिसके अंदर बॉट लगा रहता है, वो अपने आप ही आपके बाय एंड सेल करते रहते हैं, जिससे आपको इवेंचुअली या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोडिंग होती है, कोड होता है जो आपका रन किया जाता है इन साइट पे, ताकि आप वहाँ से ही कर सके। सेकेंडली इसका एज सेफ्टी मेजर भी यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए काम में आता है। गवर्नमेंट तो नहीं करती वैसे, लेकिन काम में आता है। चाहे रिस्क या रेगुलेटरी इशू है, कोई भी अभी तक एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, वैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। या अगर आपको कोई भी डिफरेंसेस आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी को रीच आउट नहीं कर सकते हो, आपको बाई और सेल्फ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कि बिना ब्लिंक ऑफ आए बहुत ज़्यादा भी क्रिप्टो करेंसी मतलब जैसे रातों रात ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो रातों रात ही बहुत डाउन भी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इसके अंदर। सेकेंडली सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, अभी बहुत वल्नरेबल है सिस्टम। अगर आपने अभी सुना हो, अभी 6 या 7 महीने पहले एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, उसको हैक कर लिया गया था। तो हैक में बेसिकली हुआ ये था कि जैसे भी आप इन वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हो, तो उसके अंदर आपको एक की मिलती है, जो की हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वो यूनिक होती है। तो वो कीज आपको संभाल के रखनी होती है, उसको चीज को सेफली आपको सिक्योर करके रखना होता है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी। तो वो कीज बाद में उन्होंने हैक कर ली थी, उस चीज को उन्होंने सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारे क्रिप्टो करेंसी जितनी थी वो चली गई थी, सील कर ली गई थी। लेकिन ये स्कैम्स एंड फ्रॉड होते नहीं है, पता है। पोटेंशियल बेनिफिट इसके ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत सही रहती है। सिक्योरिटी यहाँ पे एज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऐसे है कि आप जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप है और इसमें जो ब्लॉक पैदा होते हैं वो अनअल्टरेबल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर आपके पास होती नहीं है कि आप अकेले ही पूरे नेटवर्क को हैंडल कर सको। तो इसलिए सिक्योर रहता है। सेकेंडली एफिशिएंट भी रहता है, क्योंकि कमीशन जो इंटरमीडिएट एरिया पेमेंट के अंदर वो सारी वाइप आउट हो जाती है, तो इसलिए एफिशिएंट भी रहता है। थैंक यू।